जब वह 14 साल का हुआ तो उसने अचानक किसी और की तुलना में बहुत तेजी से खेती करना शुरू कर दिया। अब 1 साल बीत जाने के बाद और वह 15 साल का है। इस उम्र में उसके पास ची संघनन क्षेत्र के 9वें चरण की खेती है। यहाँ तक कि जू किंग, जो पहले से ही 17 साल का है, उसके पास केवल ची संघनन क्षेत्र के 8वें चरण की खेती है। हाँ, हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि लिन हाओ वास्तव में एक बेजोड़ प्रतिभाशाली है। एक साधारण परिवार से होने के बावजूद उसने इतनी कम उम्र में जो हासिल किया वह पहले से ही हमारी कल्पना से परे है। यहाँ तक कि महामहिम सम्राट ने खुद कहा कि भविष्य में लिन हाओ निश्चित रूप से मार्शल सम्राट के रैंक तक पहुंच सकता है या उससे भी आगे निकल सकता है। सच में, क्या ये सच है? मार्शल सम्राट के रैंक को पार कर सकता है? क्या वास्तव में इस दुनिया में कोई विशेषज्ञ है जो एक मार्शल सम्राट से अधिक शक्तिशाली है? तुम क्या जानते हो, हालांकि हमारे अजगर देश में मार्शल सम्राट क्षेत्र को पार करने वाला एक भी विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन हमारे देश के बाहर वास्तव में कई विशेषज्ञ हैं जिनके पास मार्शल सम्राट से परे की ताकत है। ओह, मुझे यह नहीं पता था। खैर, विषय पर वापस आते हैं। क्या ये लिन हाओ भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? हाँ, मैंने सुना है कि वह पहले से ही यहाँ भाग लेने के लिए है और कल उसने प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराया। और मैं गारंटी देता हूँ कि वह निश्चित रूप से विजयी होगा, प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करेगा। ओह, मैं निश्चित रूप से प्रतियोगिता देखने के लिए वहां रहूंगा। मैं भी। लिन हाओ, ची संघनन क्षेत्र का 9वां चरण। लगता है कि यह प्रतियोगिता तीव्र होने वाली है। यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। मुझे इस प्रतियोगिता के लिए खुद को और तैयार करने की जरूरत है। अभी भी 1 सप्ताह बाकी है। मेरे पास कोई अच्छा मार्शल आर्ट कौशल नहीं है। सबसे पहले मुझे खेती करने के लिए कोई मार्शल आर्ट कौशल खोजने की जरूरत है ताकि यह इस प्रतियोगिता में मेरी मदद कर सके। जब आर्यन ने वहां मौजूद लोगों के बीच बातचीत सुनी तो वह सतर्क हो गया। जब उसने पहली बार प्रतियोगिता के बारे में सुना तो उसने सोचा कि उसकी वर्तमान ताकत के साथ शीर्ष 10 हासिल करना उसके लिए आसान होगा। लेकिन अब उस लिन हाओ और जू किंग नामक व्यक्ति के बारे में सुनने के बाद उसे समझ आया कि पहले वह और उसकी सोचने का तरीका कितना भोला था। चूंकि लिन हाओ और जू किंग है, वहां निश्चित रूप से उनके जैसे कई अन्य विशेषज्ञ होंगे। शीर्ष 10 हासिल करना उतना आसान नहीं था जितना लगता है। उसे प्रतियोगिता से पहले अपनी ताकत को जितना हो सके उतना बढ़ाना था। हाल ही में उसकी खेती तेजी से बढ़ी, इसलिए उसे अपनी नींव को मजबूत करने की जरूरत थी। नींव किसी की ताकत का सार है और भविष्य में किसी के द्वारा किस प्रकार की ताकत हासिल की जा सकती है, इसकी गारंटी है। यदि किसी व्यक्ति की नींव मजबूत नहीं है तो वह अपने पूरे जीवन में ज्यादा हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि किसी की नींव मजबूत है तो कोई कमजोर को पूजा के तरीके से उनकी ओर देखने के लिए मजबूर कर सकता है। खेती के लिए नींव ही सब कुछ है। चूंकि उसे अपनी नींव को मजबूत करने की जरूरत थी, उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक मार्शल कौशल का अभ्यास करने के बारे में सोचा ताकि यह प्रतियोगिता में उसकी मदद कर सके। अपना पेट भरने के बाद आर्यन सराय से बाहर निकला और उस जगह पर गया जहां प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण चल रहा था। कई छोटी और बड़ी दुकानों से गुजरते हुए आर्यन एक बड़े मैदान में पहुंचा। यहां बहुत चहल पहल थी। भीड़ का अधिकांश हिस्सा लगभग 15 से 17 साल का था, जिसमें जोरदार ऊर्जा भरी हुई थी जो वातावरण में व्याप्त थी। यहाँ कितनी चहल पहल है! लगता है कि इतने सारे लोग पंजीकरण के लिए यहाँ आए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग प्रतियोगिता में भाग लेंगे और ये इतने सारे लोग केवल इसका एक अंश हैं। पंजीकरण समाप्त होने से पहले अभी भी 3 और दिन बाकी हैं। और 2 दिनों के पंजीकरण के बाद प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगी। आर्यन यहाँ पंजीकरण के लिए इतने सारे लोगों को देखकर दंग रह गया था। वह जानता था कि प्रतियोगिता बहुत तीव्र होने वाली है, लेकिन अब उसने एक बार फिर अपना क्षितिज व्यापक किया, ये जानने के लिए कि शीर्ष 10 में जगह पाना उससे कहीं अधिक कठिन होगा जितना उसने सोचा था। उसने पाया कि इस विशाल क्षेत्र में लोग 5 पंक्तियों में इकट्ठा हो रहे थे क्योंकि वे पंजीकरण के लिए कतार में थे। वहां बहुत से लोग थे जिनके चेहरे पर घबराहट थी। कुछ ऐसे भी थे जो निराश अभिव्यक्ति के साथ चले गए, स्पष्ट रूप से इस प्रतियोगिता के लिए खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहे। वह आगे बढ़ा और एक लाइन में कतारबद्ध हुआ जिसमें अन्य 4 की तुलना में कम संख्या में लोग कतारबद्ध थे। चूंकि प्रतियोगिता 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार द्वारा आयोजित की गई थी, इसलिए अनगिनत लोग थे जो इसमें भाग लेने की कोशिश करना चाहते थे। न केवल कई युवा थे, वहां कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं भी थे जो अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इस प्रतियोगिता के लिए प्रतिभा भी एक मानदंड थी।
जब तक आप पर्याप्त प्रतिभाशाली हैं और पर्याप्त खेती रखते हैं, अपनी उम्र से मेल खाते हैं, आप पंजीकरण कर सकते हैं। लगभग आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद अंततः प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करने की उसकी बारी थी। वह चला और एक आदमी के सामने रुका जो पंजीकरण के लिए जिम्मेदार था। यह एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जिसने एक साधारण सफेद लबादा पहना था और उसकी ठुड्डी के नीचे एक बड़ी दाढ़ी लटकी हुई थी। वह एक कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने एक मेज थी जो कई कागजात और अन्य सामानों से भरी हुई थी। तुम्हारा नाम? उस मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने उसकी ओर देखा और भावहीनता से पूछा। आर्यन, आर्यन ने कहा। उम्र? 15। अब से 1 महीने बाद मैं 16 साल का हो जाऊंगा। तुम्हारी खेती? ची संघनन क्षेत्र का 3रा चरण। ठीक है, इस पत्थर को अपने हाथ में पकड़ो और इसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा डालो। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने सिर उठाया, उसकी ओर देखा और फिर मेज के एक कोने में रखे एक पत्थर की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा। उस पत्थर को देखते हुए आर्यन ने पाया कि यह एक काला पत्थर था जिस पर एक जटिल गठन उकेरा गया था। उसने काले पत्थर को अपने हाथ में लिया और उसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित किया। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा को काले पत्थर के अंदर प्रवाहित किया गया, वह एक सफेद रोशनी से चमकने लगा। उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जब काले पत्थर से चमकती सफेद रोशनी देखी तो उसने निराशा में अपना सिर हिलाया, एक कागज पर कुछ लिखा और फिर कहा, ठीक है, ये हो गया। तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य हो। ये 5 दिन बाद आयोजित होगी। शुभकामनाएं। उसने आर्यन को एक नंबर प्लेट दी। ठीक है, धन्यवाद, आर्यन ने कहा। उसने काले पत्थर को मेज पर रख दिया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के हाथों से नंबर प्लेट ले ली। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? आर्यन ने फिर से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखा और कहा। हाँ, तुम पूछ सकते हो। ये काला पत्थर क्या है और जब मैंने इसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की तो इससे निकलने वाली सफेद रोशनी क्या थी? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने फिर से अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा और फिर कहा, इस काले पत्थर को मौलिक पत्थर के नाम से जाना जाता है। नाम से ही तुम पता लगा सकते हो कि इसका तत्वों से कुछ लेना देना है। 5 मुख्य बुनियादी तत्व हैं। हर मौलिक पत्थर का अलग रंग होता है और उसके रंग के आधार पर हम इसे 5 प्रकारों में अलग करते हैं। अग्नि मौलिक पत्थर के लिए लाल, वायु मौलिक पत्थर के लिए हरा, जल मौलिक पत्थर के लिए नीला और इसी तरह। ये मौलिक पत्थर लोगों को अपनी खेती को तेज करने और अपने विशेष तत्वों को बढ़ाने और मजबूत करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास अग्नि मौलिक शरीर है तो वह लाल मौलिक पत्थर की मदद से अपनी खेती को तेजी से बढ़ा सकता है और अपने शरीर में अग्नि तत्व को मजबूत कर सकता है जो एक अग्नि मौलिक पत्थर भी है। ये मौलिक पत्थर आत्मा पत्थरों के समान हैं जिनमें केवल एक ही अंतर है, इसमें एक विशेष तत्व होता है जबकि आत्मा पत्थर में नहीं होता है। एक विशेष मौलिक पत्थर का उपयोग केवल समान तत्वों वाले व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। आखिरकार इस प्रकार का काला मौलिक पत्थर आता है। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यह काला है, इसका मतलब है कि इसमें भी कोई तत्व नहीं है। लेकिन यह एक आत्मा पत्थर से भी अलग है क्योंकि इसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होती है। लेकिन इस काले मौलिक पत्थर का अभी भी उपयोग है क्योंकि यह हमें एक व्यक्ति के तत्व का पता लगाने में मदद कर सकता है जब गठन गुरु इस पर एक गठन उकेरते हैं। पहले की तरह ही जब अग्नि तत्व वाला व्यक्ति इसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित करता है तो ये लाल रोशनी से चमकेगा। वायु तत्व के लिए ये हरी रोशनी से चमकेगा और इसी तरह। तुम्हारी सफेद रोशनी दिखाती है कि तुम्हारे पास किसी भी प्रकार के तत्व नहीं है। ओह, तो ऐसा है। मौलिक पत्थरों के बारे में पता चलने के बाद आर्यन हक्का बक्का रह गया। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अब चले जाओ, मैंने पहले ही तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है। सामने मत रोको। दूसरों को भी यहाँ पंजीकरण करने की जरूरत है। ये देखकर कि आर्यन अभी भी खड़ा था, उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उस पर चिल्लाया। आर्यन जल्दी से लाइन से बाहर आया और सराय की ओर वापस चलना शुरू कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में मौलिक पत्थर नामक एक और प्रकार का आत्मा पत्थर होगा। मौलिक पत्थरों के गुणों को जानने के बाद उसे थोड़ा पछतावा हुआ कि उसके पास कोई मौलिक शरीर नहीं है। जैसे ही वह सराय की ओर वापस चल रहा था, अचानक वह अपने रास्ते में अचानक रुक गया। वह अपने दाहिनी ओर कुछ देख रहा था। ये 4 मंजिलों का एक विशाल भवन था। भवन के बिल्कुल शीर्ष पर 2 बड़े शब्द लिखे हुए देखे जा सकते थे। रसायनज्ञ संघ। प्राचीन गोली देवता की यादों से जो उसने अवशोषित की थी, वह जानता था कि इस दुनिया में कई शक्तिशाली ताकतें थीं और यह रसायनज्ञ संघ उनमें से एक था। इतना ही नहीं, रसायनज्ञ संघ वहां मौजूद सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है।
जैसा कि नाम से ही पता चलता है, रसायनज्ञ संघ रसायनज्ञों के लिए था और यह कई रसायनज्ञों के इकट्ठा होने का स्थान था। यहाँ कई लोग एक रसायनज्ञ से उनके लिए एक गोली बनाने के लिए आते हैं या कई जड़ी बूटियां और गोलियां खरीदने के लिए आते हैं। लगभग अजगर आकाश महाद्वीप के हर बड़े शहर में रसायनज्ञ संघ की एक शाखा है। उसके सामने भी रसायनज्ञ संघ की एक शाखा थी। वह अपने दाहिनी ओर मुड़ा और तेजी से चला रसायनज्ञ संघ के सामने पहुंचा। कुछ देर रसायनज्ञ संघ के सामने खड़े रहने के बाद आर्यन आखिरकार उसमें प्रवेश कर गया। भले ही उसके पास प्राचीन गोली देवता की यादें थीं, जब वह वास्तव में रसायनज्ञ संघ के अंदर गया तो वह एक पल के लिए दंग रह गया। अंदर एक बहुत विशाल हॉल था। हॉल के दाहिनी ओर 3 काउंटर थे और वहां अलमारियों की कई पंक्तियां भी मौजूद थीं जिनका सामने का हिस्सा 2 तरफा कांच की एक मोटी परत से ढका हुआ था। अंदर कई प्रकार के औषधीय पौधे और गोलियां मौजूद थीं। उन अलमारियों के अंदर औषधीय पौधों और गोलियों की विविधता की तुलना उस चीज से करने के लिए पर्याप्त से अधिक होनी चाहिए जो कोई पूरे अजगर देश में बाहर पा सकता है। अगर दवा और गोलियों से संबंधित कुछ यहाँ नहीं मिल सकता था तो यह निश्चित रूप से अन्य स्थानों पर भी नहीं मिल सकता था। अलमारियों के सामने लोगों की भीड़ मौजूद थी जो औषधीय जड़ी बूटियों और गोलियों को खरीदने के लिए देख रहे थे। वहां मौजूद गोलियों को देखकर यहां तक कि आर्यन का दिमाग भी थोड़ा हिल गया क्योंकि वहां कई प्रकार की गोलियां और औषधीय जड़ी बूटियां थीं। कुछ किसी की खेती बढ़ाने के लिए थे, कुछ शरीर को मजबूत करने के लिए और कुछ उपचार के उद्देश्य के लिए थे। कुल मिलाकर अलमारियों के अंदर हर प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां और गोलियां मौजूद थीं। हॉल के बीच से एक बड़ी सीढ़ी दूसरी मंजिल तक जा रही थी। ये कुछ बेहद महंगे सफेद जैद से बनी थी। अंदर आर्यन अलमारियों के सामने चला गया जहां कई प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां मौजूद थीं। हर औषधीय जड़ी बूटी के पास एक टैग था जिसमें उन औषधीय जड़ी बूटियों की कीमत लिखी गई थी। उसने धीरे धीरे उनमें से हर एक का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। वायलट लोटस ग्रास 1000 सोने के सिक्के, ब्लू ब्रांच फ्रूट 2600 सोने के सिक्के, 100 ईयर रेड बम्बू 3000 सोने के सिक्के, रेड लीफेड डेड ट्री रूट्स 4200 सोने के सिक्के। इन जड़ी बूटियों को देखकर आर्यन का मुंह खुला रह गया। यहाँ हर जड़ी बूटी एक कीमती थी और इसकी कीमत भी बहुत अधिक थी। अगर यह पहले होता तो आर्यन ने कभी इसे देखने की भी हिम्मत नहीं की होती, लेकिन अब सब कुछ अलग था। उसने एक प्रकार की जड़ी बूटी खोजना शुरू कर दिया जो उसे अपनी नींव को मजबूत करने में मदद कर सके। वह एक बंद दरवाजे की खेती के लिए जाकर अपनी नींव को मजबूत कर सकता था, लेकिन अब समय नहीं था। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले केवल 3 दिन बचे थे, इसलिए वह प्रतियोगिता शुरू होने से पहले अपनी नींव को मजबूत करने में मदद करने के लिए एक औषधीय जड़ी बूटी का उपयोग करना चाहता था। उसकी नज़र अचानक स्पिरिट ग्रास नामक एक जड़ी बूटी पर पड़ी। हालांकि नाम सरल लगता है, ये स्पिरिट जड़ी बूटी बिल्कुल भी सरल नहीं थी। स्पिरिट ग्रास एक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी है जो किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भरने में मदद कर सकती है। इतना ही नहीं, यह एक बहुत ही शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करती है जो इस जड़ी बूटी का उपभोग करने वाले कृषक की आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध और घना बना सकती है। यह उसकी नींव को मजबूत करने में मदद करने के लिए एक आदर्श औषधीय जड़ी बूटी थी। इसकी कीमत ज्यादा नहीं थी, केवल 500 सोने के सिक्के, लेकिन यह अभी भी किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए एक बहुत ही उच्च कीमत थी। यह अच्छा था कि उसके पास अभी भी 26,000 से अधिक सोने के सिक्के थे जो उसने नीलामी घर में 100 कम ग्रेड आत्मा पत्थरों की नीलामी के बाद प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की थी। आर्यन चला और एक काउंटर के पास पहुंचा। उसके पीछे एक बहुत ही सुंदर युवा लड़की बैठी थी। वह अपना काम कर रही थी क्योंकि अन्य 2 काउंटरों सहित उसके सामने लोगों की एक कतार लगी हुई थी। आर्यन चला गया और उस कतार में भी लग गया। एक एक करके उससे आगे का हर कृषक सुंदर लड़की के सामने चल रहा था और अपने मामलों को पूरा करने के बाद वे धीरे धीरे लाइन छोड़ गए। आर्यन भी कदम दर कदम काउंटर के करीब पहुंच रहा था और यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक जारी रही। अंत में उसकी बारी थी। जैसे ही वह काउंटर के पास पहुंचा, उसके पीछे उस सुंदर लड़की ने कहा, नमस्ते, मेरा नाम जियाओ ताओ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी मदद किस चीज में चाहिए? आर्यन ने सिर हिलाया, कहा, मुझे 10 डंठल स्पिरिट ग्रास दो। 10 डंठल स्पिरिट ग्रास। उस सुंदर लड़की ने आर्यन की ओर गहराई से देखा। आखिरकार वह अपने कपड़ों से एक अमीर आदमी जैसा नहीं लग रहा था और फिर कहा, ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं जाऊंगी और इसे तुम्हारे लिए बाहर निकालूंगी। ये कहने के बाद वह काउंटर के पीछे से बाहर निकली और अलमारियों की ओर चली गई। उसमें से स्पिरिट ग्रास के 10 डंठल निकाले और लौटाए।
उसने आर्यन को वे 10 डंठल स्पिरिट ग्रास दिए और कहा, स्पिरिट ग्रास के एक डंठल की कीमत 500 सोने के सिक्के हैं। तुम स्पिरिट ग्रास के 10 डंठल खरीद रहे हो, इसलिए कृपया कुल 5000 सोने के सिक्कों का भुगतान करें। आर्यन ने उसके हाथों से स्पिरिट ग्रास लिया और काउंटर वाली लड़की के सामने हवा में अपना हाथ लहराया। काउंटर पर कहीं से भी कई सोने के सिक्के दिखाई दिए। यहाँ 5000 सोने के सिक्के हैं। धन्यवाद, आर्यन ने कहा और वहां से बाहर निकल गया। वह काउंटर वाली लड़की अभी भी दंग खड़ी थी, स्थानिक अंगूठी। जब आर्यन उसकी नजर से ओझल हो गया तो उसने एक लंबी सांस ली और आश्चर्य से कहा, आखिरकार अजगर देश में स्थानिक अंगूठियां बहुत दुर्लभ थीं। केवल अमीर लोग और टाइकून ही अपने लिए एक स्थानिक अंगूठी वहन कर सकते थे। वापस जाते हुए जब वह आर्यन को एक गरीब बच्चा समझ रही थी, वह कितनी मूर्ख थी। उसने सोचा कि यह वास्तव में एक सच्चा तथ्य है, कभी भी किसी किताब को उसके कवर से मत आंकना। आर्यन सराय में अपने कमरे में वापस लौट आया। वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और स्पिरिट ग्रास के एक डंठल का एक बड़ा टुकड़ा लिया और उसे खा लिया। जैसे ही स्पिरिट ग्रास उसके मुंह से होते हुए गर्दन के माध्यम से उसके पेट में गया, इस प्रक्रिया के दौरान यह एक बहुत ही शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। जल्द ही एक गर्मी जैसी ऊर्जा ने उसके शरीर पर हमला किया और उसे अचानक लगा कि उसके शरीर के अंदर किसी प्रकार की आग जल रही है। उसने जल्दी से 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की पहली परत को प्रसारित करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपनी खेती तकनीक को प्रसारित किया, उसके शरीर को आरामदायक महसूस होने लगा। धीरे धीरे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा शुद्ध और घनी हो रही थी। एक लंबे समय के बाद उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली। वह महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति एक नई डिग्री तक मजबूत हो गई थी। उसने गोलाकार गति में अपना हाथ लहराया और पहले से अंतर महसूस किया। बस 1 या 2 और स्पिरिट ग्रास के डंठल और मैं अपनी नींव को मजबूत कर दूंगा, आर्यन ने सोचा और एक बार फिर खेती करना शुरू कर दिया। एक स्पिरिट ग्रास और फिर दूसरा। 2 और स्पिरिट ग्रास लेने के बाद आर्यन ने एक बार फिर अपने अंदरूनी हिस्से में जलती हुई गर्मी जैसी ऊर्जा महसूस की। उसने एक बार फिर 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की पहली परत को प्रसारित किया। वही प्रक्रिया फिर से दोहराई गई। जब उसने दूसरी बार अपनी आंखें खोली तो पहले से ही अगले दिन की सुबह थी। उसकी नींव पहले ही मजबूत हो चुकी थी, जैसा कि उसे होना चाहिए था। उसके पास अभी भी स्पिरिट ग्रास के 7 और डंठल बचे थे। उसने इसे देखा और फिर इसे अपनी स्थानिक अंगूठी में संग्रहित कर लिया। शायद भविष्य में मुझे स्पिरिट ग्रास के इन डंठलों की जरूरत होगी, उसने सोचा और बिस्तर से उठ गया, अपना मुंह खोला और एक लंबी जम्हाई ली, अपने दोनों हाथ चौड़े फैला दिए। ओम, मुझे लगता है कि मैं पहले स्नान करूंगा। खुद को धोने के बाद वह सराय के भूतल पर आया और खाने के लिए भोजन का ऑर्डर दिया। एक सराय में भूतल पर आर्यन अपना भोजन कर रहा था। जब उसने अपना भोजन कर लिया तो वह उठा, अपना बिल चुकाया और सराय से बाहर चला गया। कल उसने अपनी नींव को मजबूत करना शुरू कर दिया, जो बहुत कमजोर थी क्योंकि उसकी ताकत 1 महीने के समय में अपंग होने से वर्तमान स्तर तक बढ़ी थी, जो बहुत तेज थी। अब जब उसकी नींव मजबूत थी तो वह खजाना मंडप की ओर चला गया। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, खजाना मंडप सभी प्रकार के खजानों से भरा हुआ था। चाहे वह हथियार हो, जड़ी बूटी हो, गोली हो, खेती तकनीक हो या मार्शल आर्ट कौशल हो, ये सभी खजाना मंडप में पाए जा सकते हैं। बेशक जो लोग खरीदना चाहते हैं उन्हें पहले इसे वहन करना होगा। खजाना मंडप में हर चीज को खजाना माना जाता था, इसलिए उनकी कीमतें भी आसमान छू रही थीं। चूंकि उसने पहले ही अपनी नींव को मजबूत कर लिया था, इसलिए अब एक मार्शल आर्ट कौशल चुनने का समय था जो प्रतियोगिता में उसकी मदद कर सके। वह चला और एक प्राचीन दिखने वाली इमारत के पास पहुंचा। फाटक के सामने उसके दोनों ओर 2 गार्ड पहरा दे रहे थे ताकि कोई छोटे बच्चे अंदर न जा सके। फाटक के शीर्ष पर 2 शब्द बहुत शानदार तरीके से लिखे हुए थे, खजाना मंडप। आर्यन उसके पास पहुंचा और दोनों गार्डों के बीच से गुजरते हुए फाटक से अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसके सामने जो था उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। सभी प्रकार के हथियार, तलवार, भाला, कृपाण, चाबुक, हर तरह के हथियार वहां थे। यहाँ बहुत कम लोग थे, आखिरकार हर कोई यहाँ से खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लेकिन फिर भी कम से कम 30 लोग थे। उनमें से अधिकांश युवा पुरुष थे। प्रतियोगिता के कारण उनमें से कई एक हथियार खरीदने के लिए यहाँ थे ताकि वे प्रतियोगिता में उच्च रैंक प्राप्त कर सकें। यहाँ के सबसे कमजोर हथियार लो ग्रेड स्पिरिट वेपन के थे। उसने कई लो ग्रेड स्पिरिट वेपन और यहाँ तक कि मिडिल ग्रेड स्पिरिट वेपन भी देखे, लेकिन उसे कोई हाई ग्रेड स्पिरिट वेपन नहीं मिला।
जैसे ही वह उन हथियारों को देखने में व्यस्त था, एक खूबसूरत युवती उसके पास आए और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय अतिथि, क्या आपको कुछ चाहिए? आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और मैं उसे खोजने में आपकी मदद करूंगी। आर्यन ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया, मैं अपने लिए एक उपयुक्त मार्शल आर्ट कौशल खोजने के लिए यहाँ हूँ। ओह, तो आपको मार्शल आर्ट कौशल चाहिए? कृपया मेरे साथ आइए। सभी खेती तकनीकें और मार्शल आर्ट कौशल दूसरी मंजिल पर रखे गए हैं। उस महिला ने उसे देखकर मुस्कुराया, मुड़ी और दूसरी मंजिल की ओर चली गई। आर्यन उसके पीछे चला गया और खजाना मंडप की दूसरी मंजिल पर आया। यहाँ वह रसायनज्ञ संघ की तरह कई अलमारियां देख सकता था। दोनों के बीच अंतर यह था कि रसायनज्ञ संघ की अलमारियों में औषधीय जड़ी बूटियां और गोलियां थीं, लेकिन यहाँ खेती तकनीकें और मार्शल आर्ट कौशल थे। यहाँ अलमारियों की 3 छोटी पंक्तियां थीं। उस युवती ने जो आर्यन को यहाँ लाई थी, कहा, सर, यहाँ अलमारियों की 3 पंक्तियां हैं। दाहिनी ओर की अलमारियों की पहली पंक्ति में सभी प्रकार की खेती तकनीकें हैं, जबकि बाईं ओर की अलमारियों की पहली पंक्ति में हाई ग्रेड येलो रैंक से लेकर मिडिल ग्रेड प्रोफाउंड रैंक तक के मार्शल आर्ट कौशल हैं। और बीच में अलमारियों की आखिरी पंक्ति में आप हाई ग्रेड प्रोफाउंड ग्रेड मार्शल आर्ट तकनीकें पा सकते हैं। आर्यन ने आश्चर्य से सिर हिलाया। यह पहली बार था जब उसने एक साथ इतनी सारी खेती तकनीकें और मार्शल आर्ट कौशल देखे थे। क्या यहाँ कोई अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल है? आर्यन ने उससे पूछा। क्या अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल? आर्यन ने जो कहा उससे सुनकर वह एक पल के लिए दंग रह गई। जब वह इससे बाहर निकली तो उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या तुम्हें एक अर्थ रैंक मार्शल आर्ट तकनीक चाहिए? हाँ, अगर खजाना मंडप के पास है। मुझे इसकी कीमत की परवाह नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई है तो कृपया उसे बाहर निकालो। आर्यन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि उसके कपड़ों के कारण इस युवती ने उसे नीचा देखा था। शुरू से ही वह उसे नीचा देख रही थी, लेकिन क्योंकि यह उसका कर्तव्य था, वह मुस्कुराते हुए आर्यन को यहाँ सब कुछ बता रही थी। लेकिन आर्यन को इसकी परवाह नहीं थी। तो क्या अगर वह बिना किसी चमक वाले पुराने कपड़े पहने हुए था? तो क्या अगर दूसरे उसे नीचा देख रहे थे? उसके पास लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन की पूरी एक खान है। वह यहाँ कुछ भी खरीद सकता है। क्या कोई भी? नहीं। हर किसी के पास स्वर्गीय मोती जैसा दिव्य खजाना नहीं था और हर किसी के पास लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन की आपूर्ति नहीं थी। आर्यन की दृढ़ नजर को देखकर, जो आत्मविश्वास से भरी हुई थी, उसने एक बड़ी सांस ली और उसे बाहर निकाला। उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान लौट आए और उसने कहा, मुझे माफ करना सर, यहाँ केवल एक लो ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल आर्ट तकनीक थी, लेकिन इसे पहले ही दूसरे ग्राहक ने खरीद लिया था, इसलिए वर्तमान में हमारे पास कोई अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल नहीं है। ओह, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह कौन था और उसने अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल कब खरीदा? आर्यन ने माथे पर बल डाला और फिर से पूछा। उसने सोचा कि अगर जिस व्यक्ति ने ये तकनीक खरीदी है वह अभी भी यही है, तो वह उससे बातचीत करेगा और मार्शल आर्ट कौशल के लिए उसे कुछ आत्मा पत्थर भी दे सकता है। अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल कुछ ऐसा नहीं था जो कहीं भी कभी भी पाया जा सके, और आत्मा पत्थर भी ऐसा ही था। इसलिए उसने सोचा, अगर वह उस व्यक्ति को लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन की एक बड़ी मात्रा देगा तो वह निश्चित रूप से बदले में उसे मार्शल आर्ट तकनीक बेच देगा, और वह व्यक्ति निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में आत्मा पत्थरों के प्रलोभन को बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्यन को इस तरह देखकर वह युवती मुस्कुराई। वह पहले ही समझ चुकी थी कि आर्यन क्या सोच रहा था और उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। लिन हाओ, उसका नाम लिन हाओ है। वही था जिसने अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल खरीदा था, और तुम यहाँ पहले ही एक दिन देर से आए हो क्योंकि यह कल ही था जब उसने इसे खरीदा था। उस युवती ने उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान के साथ उसे बताया। लिन हाओ। आर्यन ने इस नाम को दोहराया और सोचा, आखिरकार ये लिन हाओ कौन है? मैंने पहले ही उसका नाम कई बार सुना है। वह अजगर देश का एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली भी है। यहाँ तक कि सम्राट ने खुद उसकी प्रशंसा की। उसने खजाना मंडप में मौजूद एकमात्र अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल भी खरीदा। न केवल उसकी खेतीची संघनन क्षेत्र के 9वें चरण पर बहुत अधिक है, उसके पास अब एक अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल भी है। लगता है कि प्रतियोगिता में उससे लड़ना और जीतना बेहद मुश्किल होगा। सर, अब जब हमारे खजाना मंडप के पास कोई अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल नहीं है, तो क्या तुम अभी भी यहाँ से कोई अन्य मार्शल आर्ट कौशल खरीदने जा रहे हो? उस युवती ने उपहासपूर्ण ढंग से कहा और मुख्य रूप से अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल शब्द पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ, मैं यहाँ मौजूद हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल में से चुनूंगा। आर्यन अपनी कल्पना की दुनिया से बाहर निकल आया जहाँ उसकी सोच भटक रही थी।
आर्यन ने जो कहा उसके शब्द उस युवती को फिर से चुभ गए। हम घमंडी अभिनय कर रहा है। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि तुम यहाँ कब तक सख्त अभिनय कर सकते हो। जब तुम मार्शल आर्ट कौशल के लिए भुगतान करने में असमर्थ हो जाओगे और खुद का मजाक बनाओगे तब मैं देखूंगी कि तुम फिर से इतना घमंडी कैसे अभिनय कर सकते हो, उस युवती ने सोचा। आर्यन अलमारियों की बीच की पंक्तियों की ओर चला गया और एक एक करके सभी प्रकार के हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल को देखना शुरू कर दिया। यहाँ अलमारियों की पंक्तियां बहुत छोटी थीं और अलमारियों की प्रत्येक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 मार्शल आर्ट कौशल और खेती तकनीकें थीं। बीच की पंक्ति की अलमारी में केवल 15 हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल थे। ऐसा लगता है कि यह संख्या में बहुत कम है, लेकिन वास्तविकता में केवल 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार के पास ही एक बार में इतना मार्शल आर्ट कौशल रखने की क्षमता है। लाइटनिंग फ्लैश स्टेप्स, एक बिजली प्रकार का आंदोलन कौशल जो गति के तात्कालिक विस्फोट में माहिर है। 10,000 सोने के सिक्के। रेजिंग फ्लेम फिस्ट, एक लौ विशेषता मार्शल आर्ट कौशल जो लड़ने के लिए लौ का उपयोग करता है। अग्नि विशेषता वाले शरीर के लिए उपयुक्त। 12,000 सोने के सिक्के। एंग्री ड्रैगन फिस्ट, एक मुट्ठी प्रकार की तकनीक जो अगर लड़ने के लिए उपयोग की जाती है तो बहुत अधिक क्षति पहुंचा सकती है। ये किसी की ताकत को एक ही बिंदु पर संपीड़ित करता है और हमला करते समय यह अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति जारी करेगा। 15,000 सोने के सिक्के। आर्यन ने यहाँ मौजूद सभी मार्शल आर्ट तकनीकों को पलटा और आखिरकार सेक्रेड फिंगर आर्ट नामक एक कौशल चुना। सेक्रेड फिंगर आर्ट एक क्षतिग्रस्त मार्शल आर्ट कौशल था। पूरी तकनीक में इसमें कुल 3 चालें हैं, लेकिन चूंकि यह तकनीक एक क्षतिग्रस्त तकनीक थी इसलिए इसमें केवल एक पूरी चाल यहाँ समझाई गई है। लेकिन फिर भी इसे हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसकी पहली चाल तर्जनी के शीर्ष पर आध्यात्मिक ऊर्जा को एक बिंदु में संघनित करती है और इसमें एक मजबूत भेदी शक्ति थी और यह सिर्फ एक आकस्मिक उंगली से मजबूत पत्थरों और दीवारों के माध्यम से विस्फोट कर सकती थी। इसकी अन्य 2 चालें यहाँ समझाई नहीं गई थीं और यह उसके भाग्य पर निर्भर करेगा कि वह पूरा कौशल खोजने में सक्षम होगा या नहीं। उसने सेक्रेड फिंगर आर्ट मार्शल आर्ट कौशल लिया और थोड़ी दूरी पर खड़ी युवती से कहा जो उसे देख रही थी, मैं यह मार्शल आर्ट कौशल लूंगा। उसने उससे सेक्रेड फिंगर आर्ट लिया और उसे देखा। सेक्रेड फिंगर आर्ट्स, क्या तुम निश्चित हो कि तुम्हें ये कौशल चाहिए? हालांकि यह एक हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक कौशल है, लेकिन ये क्षतिग्रस्त है और इसकी 2 चालें खो गई हैं। इसकी कीमत भी 13,500 सोने के सिक्के पर बहुत अधिक है। उसने माथे पर बल डाला और आर्यन को बताया, हाँ मुझे यकीन है, मैं ये सेक्रेड फिंगर आर्ट खरीदूंगा। आर्यन ने सिर हिलाया और उसे पुष्टि की। ठीक है, कृपया 13,500 सोने के सिक्कों का भुगतान करें और यह मार्शल आर्ट कौशल तुम्हारा हो जाएगा। उसने अपने होठों को घुमाया और आर्यन के खुद का मजाक बनाने का इंतजार करने लगी। आर्यन ने हवा में अपना हाथ लहराया और 13,500 सोने के सिक्के वहां दिखाई दिए। उसने फिर सोने के सिक्के युवती को दिए और उसके हाथों से सेक्रेड फिंगर आर्ट लिया और केवल 2 शब्द कहे, धन्यवाद। धन्यवाद। उस युवती ने अपने हाथ में सोने के सिक्कों को देखा और फिर आर्यन को दूर जाते हुए देखा। सेक्रेड फिंगर आर्ट खरीदने के बाद आर्यन सराय में अपने कमरे में लौट आया। अब प्रतियोगिता शुरू होने से पहले केवल 1 दिन बचा था और उसे 1 दिन के समय में सेक्रेड फिंगर आर्ट की पहली चाल को समझना था, जो इस कला में बची हुई एकमात्र चाल है। लौटने के बाद उसने अपने भोजन का आदेश दिया और खाने के बाद वह फिर से एक जंगल की दिशा में बाहर चला गया। इसे क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई इस जंगल में एक निश्चित दूरी तक गहरा जाता है तो उसे धुएं जैसी कोहरे की एक बड़ी मात्रा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस जंगल का नाम क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट रखा गया है। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई उस दूरी से भी गहरा जाता है जहां किसी को इन धुएं जैसे कोहरे का सामना करना पड़ेगा तो 70% की उच्च संभावना है कि वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। आर्यन क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के आसपास सेक्रेड फिंगर आर्ट की पहली चाल का अभ्यास करने और जल्द से जल्द इसके सार को समझने की कोशिश कर रहा था ताकि वह प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सके और वहां मौजूद 5 महान संप्रदायों के उच्च अधिकारियों की पहचान हासिल कर सके। जब आर्यन क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के आसपास पहुंचा तो उसने एक शांत जगह खोजी। वहां पहुंचने के बाद उसने वह किताब निकाली जिसमें सेक्रेड फिंगर आर्ट दर्ज था। अपने विचारों को शांत किया इससे पहले कि वह सेक्रेड फिंगर आर्ट की सीखने की प्रक्रिया में डूब जाता। उसने बार बार इसे 3 बार पढ़ा और जब वह इस बात से सहमत हो गया कि उसे सब कुछ याद है तो उसने सेक्रेड फिंगर आर्ट का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत में उसके
लिए सेक्रेड फिंगर आर्ट की पहली चाल को ठीक से निष्पादित करना बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे वह इससे परिचित हो गया और सही रास्ते पर लौट आया। लेकिन फिर भी वह सेक्रेड फिंगर आर्ट की पहली चाल को निष्पादित करने में असमर्थ था। समय बीत रहा था और वह इसे सफलतापूर्वक सीखने में सक्षम नहीं था। अब पहले से ही शाम हो चुकी थी और जल्द ही रात होने वाली थी। लानत है, क्या वास्तव में एक दिन में हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल सीखना असंभव है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अर्थ ग्रेड मार्शल आर्ट कौशल इस कौशल से भी सीखना और मुश्किल होगा? उस लिन हाओ नामक व्यक्ति ने भी एक दिन पहले खजाना मंडप में उपलब्ध एकमात्र लो ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल खरीदा। क्या वह केवल 2 दिनों में उस कौशल को सफलतापूर्वक सीख सकता है? मैं क्या सोच रहा हूँ? सेक्रेड फिंगर आर्ट को समझने से खुद को विचलित करने का ये सही समय नहीं है। मुझे रात होने से पहले इसे सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। कई बार सेक्रेड फिंगर आर्ट सीखने में विफल रहने के बाद आर्यन निराश हो गया। ओह हाँ, मुझे लगता है कि मुझे उस जगह पर इस तकनीक को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अचानक आर्यन की आंखें चमक उठी जैसे कि उसे कुछ याद आया हो। स्विश! आर्यन अचानक उस जगह से गायब हो गया जहां वह खड़ा था और वहां केवल हल्की हवा का झोंका बचा था। स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया। यह एक बड़े घास का मैदान था जो एक वर्ग के आकार में था, जो कई प्रकार के अत्यंत सुंदर फूलों से ढका हुआ था। घास के मैदान के केंद्र में 4 जेड पद देखे जा सकते थे जो 4 अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। वूश! एक रोशनी चमकी और आर्यन यहां कहीं से भी सुंदर घास के मैदान के केंद्र में दिखाई दिया। आर्यन ने जेड पथ को देखा जो 4 अलग अलग दिशाओं में जा रहा था। बाईं दिशा में जा रहा जेड पथ पहाड़ों और नदियों की ओर ले जा रहा था। दाहिनी दिशा में जा रहा जेड पथ घने जंगल की ओर ले जा रहा था। वह नहीं जानता था कि जेड पथ जो उसकी पीछे की दिशा में जा रहा था कहां ले जाता था, क्योंकि जहां वह खड़ा था वहां से उसकी पीछे की दिशा में घने कोहरे को छोड़कर कुछ भी नहीं देखा जा सकता था जो लगभग पूरे स्वर्गीय मोती को ढक रहा था। और एक और कारण भी था कि वह नहीं जानता था कि उस दिशा में क्या था, क्योंकि वह कभी उस दिशा में नहीं गया था। इस बार भी उसने अपनी पीछे की दिशा में चलने की कोशिश नहीं की। वह चुपचाप जेड पथ पर चला जो यहां से सीधा जा रहा था, 9 मंजिला शिवालय की ओर ले जा रहा था। जैसे ही वह 9 मंजिला शिवालय के पास पहुंचा, वह रुक गया। जैसे ही उसने इस भव्य शिवालय को देखा, वह अपने दिल में 9 मंजिला शिवालय के दृश्य पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसने इसे कई बार देखा था, लेकिन जब उसकी नजर 9 मंजिला शिवालय पर पड़ी तो वह अभी भी आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था। ये जगह और यह शिवालय किसने बनवाया? आर्यन ने एक गहरी सांस ली, अपना सिर हिलाया और अपनी भावनाओं को शांत किया और फिर शिवालय में अपना प्रवेश लिया। वह 9 मंजिला शिवालय की पहली मंजिल पर दिखाई दिया और फिर से बड़ा कड़ाहा देखा जो पहली मंजिल के केंद्र में स्थिर था। उसने इसे कई बार स्थानांतरित करने की कोशिश की थी, लेकिन वह सक्षम नहीं था। यहाँ आर्यन ने फिर से सेक्रेड फिंगर आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह इसका अभ्यास कर रहा था, वह धीरे धीरे इसमें डूब गया और कुछ प्रकार की अंतर्दृष्टि महसूस की। सेक्रेड फिंगर आर्ट की पहली चाल को जारी करते समय मन के साथ एक होने की स्थिति में प्रवेश किया। यहाँ कुछ था 9 मंजिला शिवालय की पहली मंजिल की हवा में जिसने उसकी समझ की क्षमता को बढ़ाया और उसे सेक्रेड फिंगर आर्ट को समझने में डूबने दिया। वह सब कुछ भूल गया, समय, प्रतियोगिता और यहाँ तक कि खुद भी। उसे केवल एक ही चीज याद थी और वह थी सेक्रेड फिंगर आर्ट को सफलतापूर्वक सीखना। कौन जानता है कि कितना समय बीत गया। आर्यन आखिरकार रुक गया और अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर खुशी से भरी एक मुस्कान दिखाई दी। हा, आखिरकार मैं सेक्रेड फिंगर आर्ट को सफलतापूर्वक निष्पादित कर सकता हूँ। आर्यन पागलपन से हंसने लगा। इसने वास्तव में मुझे सेक्रेड फिंगर आर्ट को समझने में मदद की। आर्यन ने पहली मंजिल के चारों ओर देखा। उसने 9 मंजिला शिवालय की एक और क्षमता की खोज की। सबसे पहले उसने केवल एक जंगली अनुमान लगाया था कि शायद यहाँ 9 मंजिला शिवालय में वह मार्शल आर्ट कौशल को समझ सकता है, और अब वह वास्तव में मार्शल आर्ट कौशल को समझने में सक्षम था। भविष्य में अगर मुझे यहाँ कोई मार्शल कौशल या खेती करनी पड़ी तो मैं बहुत समय बचा सकता हूँ। आर्यन अभी बहुत खुश था। आखिरकार केवल एक ही दिन में उसने सफलतापूर्वक एक हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल की खेती की थी। अगर यह बात जनता के बीच बाहर निकल जाती है तो कौन जानता है कि यह कितना हंगामा मचाएगा। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत चुका है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और सराय में वापस लौटना चाहिए। आर्यन ने खुद में बुदबुदाया और 9 मंजिला शिवालय से बाहर निकल गया और फिर स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया से फिर से बाहर निकल गया।
वह एक बार फिर क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के आसपास दिखाई दिया। उसने अपने चारों ओर देखा, केवल हर जगह अंधेरा देखने के लिए। ये वास्तव में बहुत अंधेरा था। समय समय पर हवा के झोंके की आवाज सुनी जा सकती थी। लगता है कि पहले से ही आधी रात हो चुकी है। आर्यन जल्दी से अपनी सराय में लौट आया, कुछ भोजन का आदेश दिया और खाने के बाद उसने आराम करना शुरू कर दिया क्योंकि कल एक बड़ा दिन था। यह एक नई सुबह थी। आर्यन अपनी गहरी नींद से उठा। उसने एक बहुत अच्छी और लंबी झपकी ली थी और इस वजह से वह बहुत आरामदायक महसूस कर रहा था। आज प्रतियोगिता का दिन था। आर्यन अपने बिस्तर से उठा और नीचे जाने से पहले खुद को धोया और खाने के लिए कुछ भोजन का ऑर्डर दिया। इस बार उसके अलावा सराय में एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। पूरा सराय उतना ही शांत था जितना कि हो सकता था। जब परिचारक आर्यन को भोजन परोसने आया तो उसने पूछा, क्या कुछ हुआ? यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है सर। न केवल इस सराय में, तुम किसी अन्य सराय और रेस्तरां में भी कोई व्यक्ति नहीं पा सकते हो। आज तुम्हें लोगों की कमी के कारण सड़कों पर भी अपनी हलचल की कमी मिलेगी। आज प्रतियोगिता का दिन है और हर कोई पहले ही प्रतिभाशाली लोगों की लड़ाई देखने के लिए प्रतियोगिता मैदान की ओर बढ़ चुका है। परिचारक ने उसे एक नर्म लहजे में जवाब दिया। ओह, तो तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या तुम नहीं जाना चाहते? आर्यन को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ और उसने परिचारक के बारे में फिर से पूछा। मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन अब सराय में मेरे अलावा कोई नहीं है और मालिक ने मुझे यहीं रहने के लिए कहा। इसलिए भले ही मैं चाहूं, मैं नहीं जा सकता। परिचारक के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान देखी जा सकती थी। ये दुखद है। खैर, भोजन अच्छा बना है। भोजन के लिए धन्यवाद। यहाँ भोजन के लिए पैसे हैं। आर्यन ने उसे देखकर मुस्कुराया, उसके द्वारा खाए गए भोजन का बिल चुकाया। फिर वह खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले वह फिर से रुका और मुड़ गया। सुनो। हाँ सर, क्या आपको कोई और चीज चाहिए? परिचारक ने कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसे पकड़ो। आर्यन मुस्कुराया, फिर से मुड़ा और सराय के दरवाजे से होते हुए चला गया और कहा, यह तुम्हारी टिप है। उस परिचारक ने वह चीज हवा में पकड़ी जिसे आर्यन ने अपने अंगूठे से हवा में उछाल दिया था। और जिस क्षण उसने देखा कि वह क्या था, उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई और दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसके हाथ में जो था वह उसके लिए उसकी आधे से ज्यादा साल की मजदूरी के लायक था। एक सोने का सिक्का। भले ही यह अमीर लोगों के लिए केवल एक सोने का सिक्का है, लेकिन परिचारक जैसे गरीब लोगों के लिए यह एक विशाल धन था। उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान छा गई। आर्यन प्रतियोगिता मैदान पर पहुंचा। ये जगह लोगों से भर गई थी और अब बहुत जीवंत थी। वहां खराब कपड़े पहने हुए लोग थे और साथ ही सभी प्रकार के सुंदर कपड़े पहने हुए लोग थे। वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवार थे। आर्यन को एहसास हुआ कि यहाँ मौजूद हर कोई कम से कम संघनन क्षेत्र के पहले चरण में था। उनमें से कुछ ऑरा की कुछ धाराएं भी मिली हुई थी, जिसने उसे खतरे का एक मजबूत एहसास दिया। हालांकि उन लोगों ने जानबूझकर अपनी ताकत छिपाई थी, क्योंकि वे प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही इतनी जल्दी अपनी ताकत का खुलासा नहीं करना चाहते थे। आर्यन उन ऑरा को महसूस करने में सक्षम था, क्योंकि स्वर्गीय मोती के उससे विलय होने के बाद उसकी धारणा और इंद्रियां पहले से कम दोगुनी मजबूत हो गई थीं। आर्यन ने आश्चर्य से चुपचाप अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में पूरे अजगर देश के उत्कृष्ट प्रतिभाओं का एक संग्रह था। कौन 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार में खेती के लिए प्रवेश नहीं करना चाहता है? हालांकि आर्यन पहले ही इस बात को समझ चुका था, लेकिन इस समय उसने यहाँ इतने सारे विशेषज्ञों को देखकर एक बार फिर महसूस किया कि खुद को प्रतिभाशाली कहने में उसके लिए अभी भी बहुत जल्दी थी। रोचक। वह नहीं जानता कि क्यों, लेकिन ये जितना चुनौतीपूर्ण था, उसका दिल उतना ही अधिक दिलचस्प और खुश होता गया। अगर वह इन सभी प्रतिभाशाली लोगों पर हावी हो सकता है, तो ये कितना अद्भुत होगा। लेकिन वह जानता था, अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसके दिल ने जो चाहा उसे हासिल करना उसके लिए असंभव था। खेती का मार्ग मनुष्य के शरीर की बेड़ियों को तोड़ता है, जिससे एकमात्र नश्वर को अपना भाग्य बदलने का मौका मिलता है, ताकि वह महानता हासिल कर सके जिसने स्वर्ग को धता बताया। अगर कोई बहादुरी से आगे नहीं बढ़ा, तो वे आगे कैसे प्रगति कर सकते हैं? चुनौती जितनी बड़ी थी, आर्यन उतना ही अधिक उत्साहित महसूस कर रहा था। और इसका कारण यहाँ तक कि आर्यन खुद नहीं जानता था। शायद इसका स्वर्गीय मोती से कुछ लेना देना था। वह बस इतना जानता था कि इस समय वह बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। शक्तिशाली विरोधी उसे और तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सक्षम होंगे। जैसे ही वह हर किसी को देख रहा था, हर कोई अपने आसपास के हर किसी को भी देख रहा था। उसने कई लोगों की बातचीत को अच्छी तरह से सुना। क्या तुम उसे देखते हो?
वह फेंग लिन है। फेंग परिवार का एक प्रतिभाशाली। वह अब केवल 17 साल का है और पहले से ही ची संघनन क्षेत्र के 7वें चरण की खेती रखता है। आर्यन के बगल के एक युवक ने उसके सामने इशारा किया। आर्यन ने भी वहां देखा और एक सुंदर युवक को हाथ में एक तह वाला पंखा लिए खड़ा देखा, जिसके चारों ओर कई युवा और सुंदर लड़कियां थीं। उस खूबसूरत लड़की को देखो, वह लूली है। एक और आदमी ने एक युवा लड़की की ओर इशारा किया जो बहुत सुंदर थी, झाओ यूफेई से केवल थोड़ी कम, जिसे आर्यन जानता था। हाँ, मैंने सुना है कि उसे मार्शल किंग क्षेत्र के शिखर पर एक मार्शल आर्टिस्ट की विरासत मिली है और वह भी ची संघनन क्षेत्र के 7वें चरण में है। वह इस साल केवल 16 साल की है। देखो, जू किंग यहाँ है। हे भगवान, मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से शीर्ष 3 में होगा और शायद वह इस प्रतियोगिता में दूसरा रैंक भी हासिल कर सकता है। हाँ, तुम सही हो। आखिरकार वह पहले से ही ची संघनन क्षेत्र के 8वें चरण में है, जो लिन हाओ से केवल थोड़ा कम है जो ची संघनन क्षेत्र के 9वें चरण में है। एक और आदमी ने एक मजबूत दिखने वाले युवक की ओर इशारा किया जो अकेला खड़ा था, जैसे कि वह यहाँ का नहीं था। आर्यन ने जू किंग को देखा जो अकेला खड़ा था। अचानक यहाँ मौजूद लोगों के बीच एक जबरदस्त कोलाहल हुआ। आर्यन ने वहां देखा और उसकी नजर एक परिचित आकृति पर पड़ी। यह उसकी पीठ पर तलवार वाला लड़का था जिससे वह रिवरसाइड सिटी में मिला था। लिन हाओ। हाँ, उसे देखो, वह लिन हाओ है, हमारे अजगर देश का प्रतिभाशाली। हाँ, वह इतनी कम उम्र में इतना शक्तिशाली है। उसका भविष्य निश्चित रूप से उत्कृष्ट होगा। जब आर्यन ने अपने आसपास खड़े लोगों की आवाजें सुनी तो वह एक पल के लिए दंग रह गया। वह लिन हाओ है। लिन हाओ, वह लिन हाओ जिसकी सम्राट ने भी खुद प्रशंसा की। आर्यन अवाक महसूस कर रहा था। शांति, यहाँ क्या हो रहा है? अचानक एक जोर की दहाड़ कई शक्तिशाली ऑरा के साथ सुनाई दी क्योंकि कई विशेषज्ञ आकाश से एक बड़े मंच पर उतरे। आसपास जो भारी कोलाहल में था तुरंत सन्नाटे में बदल गया। शक्तिशाली ऑरा विशाल महासागर की तरह थे जो बढ़ती हिंसा को दबा रहे थे। यहाँ मौजूद सभी युवा विशेषज्ञों पर दबाव डाल रहे थे। सभी शोर पूरी तरह से मर गए। मौजूद हर कोई उतना ही शांत था जितना कि सर्दियों में सिकाडा जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। क्या ये 5 महान संप्रदायों के विशेषज्ञ हो सकते हैं? आर्यन ने उन विशेषज्ञों को देखा। वे कुल मिलाकर 6 थे। वहां मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्टों ने राहत की एक मजबूत सांस छोड़ी क्योंकि जो दबाव उन पर एक पहाड़ की तरह उतर रहा था वह अचानक गायब हो गया। ताली ताली। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने 2 बार ताली बजाए और कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम में से 6 लोग यहाँ 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब मुझे आपको प्रतियोगिता के बारे में बताने दें। इस प्रतियोगिता के 2 दौर होंगे। प्रतियोगिता का पहला दौर अब शुरू होगा। जैसे ही आप लोग इस दौर को पास कर लेंगे, आपको प्रतियोगिता के अगले दौर में भाग लेने की योग्यता मिल जाएगी जो अंतिम दौर भी है और प्रतियोगिता का यह अंतिम दौर हमारे 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार के साथ आपके भाग्य का फैसला करने वाला है। यहाँ तक कहने के बाद वह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एक पल के लिए रुका। मौजूद हर युवा प्रतिभाशाली के गंभीर चेहरों को देखा जो उसे बहुत ध्यान से सुन रहे थे और संतुष्टि में चुपचाप अपना सिर हिलाया और फिर जारी रखा। अगला प्रतियोगिता का पहला दौर क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट में होगा। प्रतियोगिता के इस दौर में कोई नियम और न ही कोई सीमाएं हैं। आप में से 600 लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रतियोगिता के इस दौर के बाद केवल 300 शिष्य ही सफलतापूर्वक प्रतियोगिता के अगले दौर में आगे बढ़ पाएंगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जो कहा उसे सुनकर सभी प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे उत्साह से लाल हो गए क्योंकि उनकी आंखें प्रत्याशा की रोशनी से चमक उठीं। उनमें से कौन यहाँ अच्छी प्रतिभा के साथ प्रतिभाशाली नहीं था? जब तक वे इस दौर को पास कर सकते थे, वे प्रतियोगिता के अगले दौर में भाग लेने में सक्षम होंगे और 5 महान संप्रदायों के शिष्य बनने का मौका पाएंगे और वे शिष्य के रूप में शाही परिवार में भी प्रवेश कर सकते हैं। कौन नहीं चाहेगा ये? यहाँ मौजूद ये युवा प्रतिभाशाली लोग ऐसे लोग थे जिनके पास उसी पीढ़ी के बीच बहुत अच्छी प्रतिभा और मजबूत खेती का आधार था। उनके दिलों में स्वाभाविक रूप से अहंकार था और वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे, सफल होना चाहेंगे। यहाँ तक कि आर्यन ने भी अपने दिल में एक आग जलती महसूस की। उनके चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था जब उन्होंने सुना कि प्रतियोगिता का पहला दौर क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट में शुरू होने वाला है। हालांकि वे अभी भी नहीं जानते थे कि प्रतियोगिता के पहले दौर की सामग्री क्या थी। वे जानते थे कि यह खुद को साबित करने का एकमात्र मौका है। अगर उन्होंने यह अवसर खो दिया तो कौन जाने कि उन्हें ऐसा दूसरा अवसर कब मिलेगा। केवल आगे बढ़ते रहने का साहस रखने वाले ही सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम होंगे, सभी प्रकार के खतरों का सामना करेंगे।
मौजूद सभी प्रतिभाशाली लोगों की आंखों में आग देखकर उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और जारी रखा, क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट में अनगिनत जादुई जानवर हैं। ये जादुई जानवर रैंक 2 जादुई जानवर और रैंक 3 जादुई जानवर के भी हो सकते हैं। अगर तुम क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट में गहरा जाते हो तो तुम रैंक 4 और रैंक 5 के जादुई जानवर का भी सामना कर सकते हो। आपका कार्य रैंक 2 जादुई जानवर को जितना हो सके उतना मारना है। हर जादुई जानवर को मारने के बाद आपको उसका कोर रखना होगा ताकि आप अंक प्राप्त कर सकें। अधिकतम अंकों वाले 300 प्रतिभाशाली लोगों को प्रतियोगिता के दूसरे दौर में भाग लेने की योग्यता मिलेगी। आपको जानवर के कोर को संग्रहित करने के लिए स्थानिक बैग दिए जाएंगे। प्रतियोगिता के पहले दौर के अंत के बाद आपको इसे वापस करना होगा। इस प्रतियोगिता के पहले दौर की समय सीमा 1 सप्ताह है। समय अवधि समाप्त होने के बाद आप सभी को वापस लौटना होगा और यहां इकट्ठा होना होगा। अगर तुम यहां देर से आते हो तो तुम स्वचालित रूप से अयोग्य हो जाओगे। अब मुझे आपको एक आखिरी बात याद दिला दें। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यह नहीं कर सकते तो तुम अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट में यह बहुत खतरनाक है। तुम अकेले उन रैंक 2 जादुई जानवर का शिकार कर सकते हो या यहां तक कि उनका शिकार करने के लिए एक टीम बना सकते हो। यहां कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर तुम कोहरे वाले क्षेत्रों के संपर्क में आते हो तो गहरा न जाने का याद रखना। अगर तुम्हें कोहरे से भरे स्थान दिखते हैं तो तुरंत खुद को वापस खींचो और बिना किसी कोहरे वाले क्षेत्रों में वापस लौट आओ। बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हें बस 1 सप्ताह के समय में रैंक 2 जादुई जानवर कोर के साथ जितना हो सके उतना यहां वापस लौटना होगा। अब प्रतियोगिता शुरू होने दो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। प्रतियोगिता का पहला दौर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। अब प्रतियोगिता शुरू होने दो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। वरिष्ठ, मेरा एक सवाल है। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी घोषणा समाप्त की, प्रतिभाशाली लोगों की भीड़ के बीच से एक हाथ एक आवाज के साथ उठा। उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बोलने वाले व्यक्ति को देखा। ये वास्तव में जू किंग था। ये देखकर कि यह जू किंग था, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराया और कहा, हाँ बताओ, तुम्हारा क्या सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं एक रैंक 3 जादुई जानवर को मारता हूं तो क्या उसका अंक गिना जाएगा या नहीं, जू किंग ने एक आत्मविश्वासी आवाज में कहा। उसे सुनकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराया और कहा, नहीं, यह नहीं गिना जाएगा क्योंकि यह कम ताकत वाले दूसरों के लिए अनुचित होगा। ओह ठीक है, मैं समझता हूँ। मेरे सवाल का जवाब देने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। जू किंग ने हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद दिया। क्या कुछ और है जो आप सभी जानना चाहते हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मौजूद प्रतिभाशाली लोगों की भीड़ से बहुत जोर से आवाज में पूछा। किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। उसने सिर हिलाया और कहा, आपके पास खुद को तैयार करने के लिए आधा अगरबत्ती जलने का समय है। आप पहले बताए अनुसार एक टीम भी बना सकते हैं। आधा अगरबत्ती जलने का समय खत्म होने के बाद आप सभी को क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट में प्रवेश करना होगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा उसे सुनने के बाद यहाँ का वातावरण पूरी तरह से शांत हो गया। अंतिम परिणाम रैंक 2 जादुई जानवर कोर की संख्या पर निर्भर करेगा जिसे कोई प्राप्त करने में कामयाब रहा। अधिक अंक प्राप्त करने के कई तरीके थे। जब तक कोई किसी और को मारता था, वे उस व्यक्ति के पास मौजूद रैंक 2 जानवर कोर को प्राप्त कर लेंगे। किसी भी मामले में इस प्रतियोगिता के लिए कोई नियम नहीं थे। आर्यन पहले ही कल्पना कर सकता था कि प्रतियोगिता का पहला दौर खून से भरा होने वाला है, चाहे वह जादुई जानवर का खून हो या प्रतियोगिता के उम्मीदवारों का खुद का। सभी लड़के और लड़कियां शिकार करने के लिए अपनी खुद की टीम बनाने लगे। कई टीमें प्रतिभाशाली लोगों के साथ बनाई गईं जो एक दूसरे को जानते थे। आर्यन कोई भी टीम नहीं बनाना चाहता था और न ही किसी टीम का हिस्सा बनना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा, दूसरों को देख रहा था, ये जांच रहा था कि उसे किसी से सावधान रहना है या नहीं। उसने देखा कि जू किंग, फैंगलिन, लिन फैंग, लुली और लिनहाओ, वे दोनों भी अकेले रहे। जाहिर है वे भी अकेले रैंक 2 जादुई जानवर का शिकार करने की योजना बना रहे हैं। आधा अगरबत्ती जलने का समय खत्म होने के बाद 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार के सभी 6 विशेषज्ञ उन सभी को क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट तक ले गए। अब आप सभी हर 5 मिनट के बाद एक एक करके जंगल में प्रवेश करें। उसने घोषणा की और हर टीम के साथ साथ अकेले शिकार करना चाहने वाले प्रतिभाशाली लोगों ने भी हर 5 मिनट के बाद एक एक करके क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट में प्रवेश करना शुरू कर दिया। लगभग आधी भीड़ के क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट में प्रवेश करने के बाद आर्यन ने भी प्रवेश किया।
जंगल में प्रवेश करने के बाद आर्यन ने रैंक 2 जादुई जानवर की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने कुछ रैंक 1 जादुई जानवर देखे। उन्हें अनदेखा करते हुए वह आगे बढ़ता रहा। अचानक आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने पीछे की ओर देखा। उसने अपने पीछे कुछ युवाओं को देखा जिन्होंने इस प्रतियोगिता के पहले दौर के लिए समूह बनाने का फैसला किया था। ऐसा लगता है कि उन पर एक राक्षस ने घात लगाकर हमला किया था। हशा हशा। क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के अंदर से एक अजीब आवाज गूंज उठी। आर्यन ने अपने दिल में सावधानी महसूस की। अचानक उसने एक भेड़िया जैसा राक्षस देखा जो पेड़ों के भीतर से कूद रहा था, सीधे उसकी ओर झपट्टा मार रहा था। यह क्या है? आर्यन ने आश्चर्य से कहा। उसने सहज रूप से एक तरफ चकमा दिया और आर्यन ने भेड़िया प्रकार के जादुई जानवर को देखा और अचानक खुश महसूस किया क्योंकि उसे एक रैंक 2 जादुई जानवर सिल्वर टूथ वुल्फ मिला। सिल्वर टूथ वुल्फ एक भेड़िया प्रकार का जादुई जानवर है जिसे मुख्य रूप से अपने शक्तिशाली चांदी के रंग के दांतों के लिए जाना जाता है। यह अपने दांतों से स्टील या लोहे को भी फाड़ सकता है। सिल्वर टूथ वुल्फ ने फिर से हवा में कूदकर आर्यन पर झपट्टा मारा जैसे कि वह पहले आर्यन का सिर खाना चाहता था। पर्वत ढहाने वाली मुट्ठी उद्धरण चिन्ह। उसे अपनी ओर झपट्टा मारते देखकर आर्यन ने इस बार चकमा नहीं दिया, बल्कि सिल्वर टूथ वुल्फ के सिर पर हमला किया। धमाका। जैसे ही वे एक दूसरे से टकराए, वे दोनों पीछे हट गए। आर्यन की पर्वत ढहाने वाली मुट्ठी भेड़िए के कंधे पर लगी जबकि सिल्वर टूथ वुल्फ भी आर्यन को घायल करने में कामयाब रहा। पर्वत ढहाने वाली मुट्ठी। आर्यन फिर से अपनी मुट्ठी के साथ सिल्वर टूथ वुल्फ की ओर बढ़ा। आर्यन को अपनी ओर चार्ज करते देखकर सिल्वर टूथ वुल्फ ने भयंकर रूप से गुर्राया और अपना मुंह खोला, आर्यन की मुट्ठी की ओर काट रहा था। आर्यन की मुट्ठी पहले से ही भेड़िए के सामने थी और वह समय पर अपना हाथ वापस नहीं ले सका और उसका पूरा हाथ लगभग सिल्वर टूथ वुल्फ के मुंह में घुस गया, लेकिन समय पर उसने जमीन पर अपना पैर ठोका और खुद को अपनी दाहिनी ओर धकेल दिया। आर्यन समय पर खुद का बचाव करने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी उसका कंधा भेड़िए के दांतों से खरोंच गया। तुरंत उसके कंधे से खून बह निकला। उसने अपने दूसरे हाथ से अपने कंधे को ढांक लिया, अत्यधिक दर्द सहन करते हुए। उसने गुस्से में भेड़िए को देखा। आर्यन ने अपनी तर्जनी पर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित करना शुरू कर दिया। जब उसने सोचा कि आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता पर्याप्त है, तो उसने तुरंत सिल्वर टूथ वुल्फ पर हमला किया। सेक्रेड फिंगर आर्ट, पहली चाल। उसकी उंगली पर एक रोशनी दिखाई दी क्योंकि उससे एक विनाशकारी बल निकलने लगा। सिल्वर टूथ वुल्फ ने आर्यन से एक बड़ा खतरा महसूस किया क्योंकि वह भाग जाना चाहता था, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन की उंगली भेड़िए के सिर से टकराए और बिना किसी और बाधा के ये तुरंत उसके माध्यम से छेद गई। गुर्राना। धम्मा। सिल्वर टूथ वुल्फ ने अपनी आखिरी दहाड़ निकाली और जमीन पर गिर गया। आर्यन ने भेड़िए के मृत शरीर को आश्चर्य से देखा, यहां तक कि वह भी सेक्रेड फिंगर आर्ट की शक्ति पर चकित था। आर्यन ने भेड़िए के मृत शरीर को आश्चर्य से देखा, यहां तक कि वह भी सेक्रेड फिंगर आर्ट की शक्ति पर चकित था। यह उससे भी अधिक शक्तिशाली था जितना उसने सोचा था। तो ये हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल की शक्ति है। हालांकि मैं अपनी ताकत की कमी के कारण सेक्रेड फिंगर आर्ट की पूरी क्षमता को उजागर करने में सक्षम नहीं था, लेकिन ये पहले से ही इतना मजबूत है। आर्यन सेक्रेड फिंगर आर्ट की शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि यह उस पूरी क्षमता का नहीं था जो एक हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट तकनीक में होनी चाहिए। अगर वह अपनी पूरी शक्ति को उजागर करना चाहता था तो उसे अपनी ताकत को और बढ़ाना होगा और उत्पत्ति कोर क्षेत्र के पहले चरण की न्यूनतम खेती हासिल करनी होगी। आर्यन ने भेड़िए के मृत शरीर को आश्चर्य से देखा, यहां तक कि वह भी सेक्रेड फिंगर आर्ट की शक्ति पर चकित था। यह उससे भी अधिक शक्तिशाली था जितना उसने सोचा था। तो ये हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल की शक्ति है। हालांकि मैं अपनी ताकत की कमी के कारण सेक्रेड फिंगर आर्ट की पूरी क्षमता को उजागर करने में सक्षम नहीं था, लेकिन ये पहले से ही इतना मजबूत है। आर्यन सेक्रेड फिंगर आर्ट की शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि यह उस पूरी क्षमता का नहीं था जो एक हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट तकनीक में होनी चाहिए। अगर वह अपनी पूरी शक्ति को उजागर करना चाहता था तो उसे अपनी ताकत को और बढ़ाना होगा और उत्पत्ति कोर क्षेत्र के पहले चरण की न्यूनतम खेती हासिल करनी होगी। अब जब सिल्वर टूथ वुल्फ पहले ही मर चुका था, आर्यन ने भेड़िए के शरीर में जानवर कोर की तलाश शुरू कर दी। हर जादुई जानवर का जानवर कोर उनके शरीर में अलग अलग जगहों पर मौजूद होता है। थोड़ी देर खोजने के बाद आखिरकार वह भेड़िए के सिर के अंदर जानवर कोर को खोजने में कामयाब रहा।
आर्यन ने इसे सिल्वर टूथ वुल्फ के शरीर से बाहर निकाला और इसे स्थानिक बैग के अंदर संग्रहित किया जो 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार द्वारा दिया गया था। रुको। जैसे ही आर्यन वहां से दूर जाने वाला था, एक आवाज सुनाई दी। आर्यन रुक गया और उस आवाज के मालिक को देखने के लिए मुड़ा। यह एक थोड़ा मोटा युवक था और उसके कपड़ों से वह काफी अमीर लड़का लग रहा था। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? आर्यन ने भ्रमित होकर उसकी ओर देखा। वह इस युवक को जानता भी नहीं था। उसने उसे क्यों रोका? नमस्ते, मेरा नाम चेन शांग है। मैं ची संघनन क्षेत्र के 6ठे चरण में हूँ। मुझे लगता है कि तुम भी अकेले हो, इसलिए हम एक दूसरे के साथ टीम क्यों नहीं बनाते और एक साथ शिकार क्यों नहीं करते? इस तरह हम न्यूनतम प्रयास के साथ आसानी से कई रैंक 2 जानवर को इकट्ठा कर सकते हैं। चेन शांग ने आर्यन को देखकर मुस्कुराया और एक ऐसे लहजे में कहा जैसे कि वह कोई उच्च और शक्तिशाली प्राणी हो। आर्यन उसे सुनकर हैरान था। उसने चेन शांग के मुस्कुराते हुए चेहरे को ध्यान से देखा और माथे पर बल डाला। वह चेन शांग के दिमाग के अंदर छिपी कुछ योजना को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अकेले रहना पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टीम नहीं बना सकता। मैं अकेले शिकार करूंगा। आर्यन ने सीधे मना कर दिया। क्या? चेन शांग हैरान था क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि आर्यन उसके साथ टीम बनाने से मना कर देगा। मैंने कहा कि मैं अकेले शिकार करूंगा। कृपया अपने साथी के रूप में दूसरों को देखो, आर्यन ने फिर से कहा और दूर चला गया। उसकी गायब होती आकृति को देखकर चेन शांग ने गुस्से में चिल्लाया, तुम मुझे मना करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम ये भी जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम चेन शांग हो। मैं जानता हूँ। आर्यन मुड़ा नहीं, केवल अपना हाथ लहराया और चेन शांग की नजर से ओझल हो गया। आर्यन को सुनकर चेन शांग का मुंह खुला और फिर बंद हो गया और फिर से खुल गया, लेकिन वह अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाल पाया। सबसे पहले उसे भ्रम महसूस हुआ और जब वह अपनी समझ में आया तो वह बहुत गुस्से में आ गया। इतना गुस्सा कि उसने जोर से और तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया। इससे पहले उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया और इतना अधिक गुस्सा नहीं हुआ। उसने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अकेले शिकार करना चुना क्योंकि उसने सोचा था कि केवल वही प्रतिभाशाली लोग जो उससे अधिक मजबूत हैं, उसके साथ टीम बनाने लायक हैं, लेकिन उन सभी प्रतिभाशाली लोगों ने भी अकेले शिकार करना चुना। संयोग से वह यहाँ से गुजर रहा था जब उसने लड़ाई की आवाज सुनी, इसलिए वह उस दिशा में चला गया जहां से लड़ाई की आवाज आई थी और आर्यन को सिल्वर टूथ वुल्फ को अंतिम झटका देते हुए देखा। वह आर्यन के हमले की शक्ति को देखकर चकित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ची संघनन क्षेत्र के 3रे चरण में एक मार्शल आर्टिस्ट इतनी ताकत के साथ विस्फोट कर सकता है। उस समय चेन शांग ने कुछ सोचा और रैंक 2 जादुई जानवर के सबसे अच्छे कोर का शिकार करने के लिए उसके साथ टीम बनाने का फैसला किया। और वापस रिपोर्ट करने से पहले वह आर्यन को मार डालेगा और जानवर कोर का अपना हिस्सा भी वापस ले लेगा। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि आर्यन उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा। वह चेन शांग एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था। अपने जन्म के क्षण से अब तक उसे वह मिला जो वह चाहता था, चाहे वह खजाने हो या सुंदर लड़कियां। लेकिन अब जंगल में मिले एक यादृच्छिक व्यक्ति ने उसे इतनी सीधे मना कर दिया। उसे मना करना उसका अपमान करना था। वह इसके लिए बदला कैसे नहीं ले सकता। मैं तुम्हें निश्चित रूप से भुगतने के लिए मजबूर करूंगा। तुम्हें मेरे प्रस्ताव को मना नहीं करना चाहिए था। एक बार जब तुम मेरे हाथों में आ जाओगे तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि मुझे चेहरा न देने वालों का क्या होता है। चेन शांग ने गुस्से में अपने दांत पीसे। वह सिल्वर टूथ वुल्फ के शव को देखने के लिए मुड़ा। उसने कुछ देर भेड़िए के शव को देखा और फिर अपना हाथ हिलाया। उसके हाथ में एक आग का गोला दिखाई दिया। उसने आग के गोले को भेड़िए के शव पर फेंक दिया और फिर उसे देखे बिना दूर चला गया।